समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, जेंडर इश्यू इन सोशल कंस्ट्रक्ट। समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे क्या हैं? जेंडर यानी लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट ही नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और स्वीकृत सामाजिक मान्यताएं हैं। लैंगिक जेंडर असमानता का अर्थ स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट ही नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में जो भी प्रचलित रूढ़ छवियां और स्वीकृत सामाजिक मान्यताएं हैं, इन्हें लैंगिक असमानता कहा जाता है। लड़कियों और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि महिलाओं की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने की है। यह तथ्य अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकता है। महिलाएं घरेलू कार्य करती है, जैसे भोजन बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना आदि, जबकि पुरुष घर के बाहर का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष ये सारे काम नहीं कर सकते, दरअसल वे सोचते हैं कि ऐसे कामों को करना महिलाओं की जिम्मेदारी है। अब लिंग के आधार पर श्रम का विभाजन। यह कार्य के बंटवारे का वह तरीका है जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती है या अपनी देख रेख में घरेलू नौकरों या नौकरियों से कराती है। श्रम के इस तरह के विभाजन का परिणाम यह हुआ है कि औरत तो घर की चार दीवारी के अंदर सिमट कर रह गई है और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया है। मनुष्य जाति की आबादी में महिलाओं का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में, खासकर राजनीति में, उनकी भूमिका नगण्य नहीं है। पहले महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से संबंधित बहुत से अधिकार प्राप्त नहीं थे। दुनिया के अलग अलग भागों में महिलाओं ने अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। विभिन्न देशों में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए। इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने और उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। मूल बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलनों ने महिलाओं के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने में मदद की। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालयी शिक्षक जैसे पेशों में बहुत सी महिलाओं को पाते हैं, जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था। दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, पर ये अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे है। हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है। महिलाओं के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव एवं उनका शोषण होता है। महिलाओं में साक्षरता की दर अभी भी मात्र 65% है, जबकि पुरुषों में 82% है। इसी प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। जब हम स्कूली परीक्षाओं के परिणाम पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि कई जगह लड़कियों ने बाजी मार ली है और कई जगहों पर उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं तो कमतर भी नहीं है। लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि माता पिता अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी, किंतु काम के प्रत्येक क्षेत्र में, यानी खेलकूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कल कारखानों से लेकर खेत खलिहान तक, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों ने समान काम किया हो।
भारत के अनेक हिस्सों में आज भी माता पिता को लड़के की चाह होती है। लड़के को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देने के तरीके इसी मानसिकता से पनपते हैं। पूर्वाग्रह और रूढ़िवाद के कारण लैंगिक भेदभाव। सामान्यतः पूर्वाग्रह एवं रूढ़िबद्धता के कारण लैंगिक भेदभाव दिखाई पड़ता है। जब किसी व्यक्ति, जाति, वर्ग या वस्तु के बारे में कोई ऐसी धारणा बन जाती है जो वास्तविकता से परे हो, उन्हें रूढ़िबद्ध धारणाएं कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, भारत में अधिकतर घरों में लड़कियां घरेलू कार्य करती हैं। इसी के आधार पर कोई व्यक्ति सभी लड़कियों से यही अपेक्षा करे कि लड़कियां केवल घर का काम करने के लिए बनी हैं, तो इस प्रकार की धारणा को रूढ़िबद्ध धारणा कहा जाता है। यदि कोई शिक्षक विद्यालय में आए अतिथि की खान पान संबंधी सेवा के लिए विद्यालय की लड़कियों को ही नियुक्त करना चाहता है, तो यह उस शिक्षक की रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाता है। पूर्वाग्रह का संबंध पक्षपात से है। इसमें पूर्व के विचारों के आधार पर किसी से भेदभाव किया जाता है। सामान्यतः हमारे समाज में लैंगिक भेदभाव का कारण पूर्वाग्रह भी है। उदाहरण के लिए, लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। यह लैंगिक पूर्वाग्रह का उदाहरण है। लैंगिक पूर्वाग्रह के कारण ही समाज में यह मान्यता प्रचलित है कि लड़की ही वृद्धावस्था में माँ बाप का सहारा होते हैं। विद्यालय की गायन एवं नृत्य प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय लड़कियों को वरीयता देना भी लैंगिक पूर्वाग्रह का उदाहरण है। लड़कियों को खेलने से वंचित करना भी लैंगिक पूर्वाग्रह का उदाहरण है। इसके पीछे यह धारणा है कि लड़कियों का शरीर खेल कूद के लिए उपयुक्त नहीं होता, जो पूर्णतः गलत है। यह कहने कि लड़कियों को घरेलू कार्य के ज्ञान पर अधिक जोर देना चाहिए, क्योंकि अंततः उन्हें गृहस्थी संभालनी है। इस प्रकार की धारणा रूढ़िबद्धता को प्रदर्शित करती है। सामान्यतः यह माना जाता है कि इस स्त्रियों में स्मृति कौशल अपेक्षाकृत अधिक होता है, जबकि पुरुषों में गत्यात्मक योग्यता अधिक होती है, किंतु यह प्रत्येक स्थिति के लिए सत्य नहीं है। स्त्रियां भी गत्यात्मक योग्यता में पुरुषों के समान अथवा अधिक एवं पुरुष भी स्मृति कौशल के मामले में स्त्रियों के समान या अधिक हो सकते हैं, जैसे कि हम सामान्यतः देखते हैं। इसलिए शिक्षकों को इस प्रकार की जानकारी होनी चाहिए ताकि किसी के व्यक्तित्व के बारे में उसकी धारणा लैंगिक पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्धता से प्रभावित न हो। विद्यालय में लैंगिक भेदभाव। विद्यालय में भी लैंगिक भेदभाव, जेंडर डिफरेंशिएशन इन स्कूल दिखाई पड़ता है, जो कि शिक्षकों के पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस प्रकार का पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण संविधान के मानवीय एवं नैतिक दृष्टिकोण से भी पूर्णतः गलत है। विद्यालय में लैंगिक भेदभाव न हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि शिक्षकों को लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान हो, अर्थात उन्हें लिंग भेद से संबंधित विभिन्न पूर्वाग्रहों एवं रूढ़िबद्धता का ज्ञान हो, तभी वे इस प्रकार के व्यवहार को हतोत्साहित कर सकते हैं। शिक्षकों को रूढ़िबद्ध धारणाओं से बचना चाहिए एवं लड़कों एवं लड़कियों को से समान व्यवहार करना चाहिए। शिक्षकों को लैंगिक पूर्वाग्रह एवं रूढ़िबद्धता से ऊपर उठकर सभी छात्र एवं छात्राओं को पढ़ाई, खेलकूद, विद्यालय समारोह आदि में समान अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। समाज से लैंगिक पूर्वाग्रह एवं रूढ़िबद्धता को समाप्त करने के लिए शिक्षकों का यह दायित्व है कि वह उदाहरण देकर छात्र छात्राओं को यह समझाएं कि लड़कियां भी घर के बाहर का कार्य करती है, जैसे कि आजकल लड़कियां सेना, खेलकूद जैसे क्षेत्रों में भी अच्छे प्रदर्शन कर रही है। इस प्रकार घरेलू कार्य में लड़कों को भी सहयोग करना चाहिए। इस प्रकार के विचारों के प्रसार में शुरुआत में थोड़ी कठिनाई अवश्य हो सकती है,
किंतु इसके दूरगामी परिणाम होंगे। समाज से लैंगिक पूर्वाग्रह एवं रूढ़िबद्धता को समाप्त करने के लिए विद्यालय परिसर में लगे बुलेटिन बोर्डों में पुरुषों को घर का काम करते हुए एवं बच्चों की देखभाल करते हुए चित्र तथा स्त्रियों को घर के बाहर के काम जैसे मोटरसाइकिल एवं ट्रेन चलाते हुए तथा ऑफिस के कार्य संभालते हुए चित्र दर्शाना चाहिए। कई बार यह देखने को मिलता है कि कोई लड़का नृत्य, संगीत अथवा फैशन से अधिक रुचि लेता है, किंतु उसके शिक्षक एवं अभिभावक उसे ऐसे करियर से दूर रहकर अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग पढ़ने की सलाह देते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि नृत्य, संगीत अथवा फैशन जैसे क्षेत्र लड़कियों के लिए उचित है। यदि रुचि एवं उत्साह को नज़रअंदाज कर किसी बालक को अन्य करियर अपनाने की सलाह दी जाती है तो इसका प्रतिकूल प्रभाव उसकी सफलता पर पड़ता है एवं उसके असफल होने की संभावना अधिक होती है। कई बार यह भी देखने को मिलता है कि लड़कियों को जीव विज्ञान या गृह विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने की सलाह दी जाती है, भले ही उसकी रुचि भौतिक शास्त्र एवं गणित में क्यों न हो। इस प्रकार का निर्देशन एवं परामर्श पूर्णतः गलत है। कल्पना चावला एवं सुनीता विलियम्स ने इस बात का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि गणित, भौतिक शास्त्र एवं अभियांत्रिकी में लड़कियां ही भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। अध्यापकों को एक ऐसा वातावरण स्थापित करना चाहिए जिससे कि कक्षा में दोनों वर्गों को समान रखा जाए। लिंग के आधार पर प्रोत्साहित करने के लिए बालिकाओं के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकारों ने कई योजनाएं चला रखी है। उदाहरण स्वरूप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना और बालिका पोशाक योजना इत्यादि। लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने वाले कारक। लैंगिक आधार पर भेदभाव की समस्या प्राचीन काल से ही चली आ रही है, जो कि आधुनिक काल में भी विद्यमान है। मनोवैज्ञानिकों ने लैंगिक भेदभाव के निम्नलिखित कारक बताए हैं। पहला, धार्मिक कारक, रिलीजियस फैक्टर। समाज धर्म द्वारा स्थापित प्राचीन मानदंड पर आधारित होता है। कुछ धर्मों में ऐसी मान्यता है कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, इस कारण वे शिक्षा से वंचित हो जाती है। संकीर्ण पारिवारिक एवं सामाजिक सोच भी लड़कियों को शिक्षा से मीलों दूर रखती है। दूसरा है आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर। आर्थिक रूप से कमज़ोर समाज या परिवार में लड़कों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वे आय के स्रोत होते हैं। ऐसे परिवेश में लड़कियों का सर्वांगीण विकास अवरुद्ध हो जाता है। स्त्रियों का निम्न स्तर, लो लेवल ऑफ वोमेन। समाज में स्त्रियों को निम्न दर्जा दिया जाता था तथा लैंगिक भेदभाव के कारण परिवार एवं समाज द्वारा उनकी शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जाता था। परिणाम स्वरूप स्त्रियों का मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता था। इससे महिलाएं स्वयं को उपेक्षित महसूस करती थी तथा विकास की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाती थी। उसके बाद है लड़कियों का कम आयु में विवाह, मैरिज ऑफ गर्ल्स एट माइनर एज। पहले लड़कियों का विवाह बहुत कम आयु में हो जाता था तथा उन्हें पढ़ाया नहीं जाता था, जबकि लड़कों को पढ़ाया जाता था। इससे लड़कियों का मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता था। पांचवा है सांस्कृतिक कारक, कल्चरल फैक्टर। प्राचीन कालीन समाज से प्रभावित व्यक्ति लड़कियों को पढ़ाने के पक्ष में नहीं होते हैं। यह आज भी भारत की कुछ जनजातियों एवं समाजों में देखने को मिलता है। व्यक्तित्व कारक, पर्सनैलिटी फैक्टर। लड़की एवं लड़कियों का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। लड़कियों में संवेगात्मक विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक होती है, अर्थात उनमें कोमलता, सहनशीलता का भाव पाया जाता है। दोनों का व्यक्तित्व अलग होने के कारण उनमें भेदभाव उत्पन्न होता है। सातवां है मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल फैक्टर।
शिक्षा के प्रति कभी कभी लड़कियों की मनोवैज्ञानिक धारणा संकीर्ण होती है। उनके मन में यह भाव होता है कि पढ़ लिख कर क्या करना है, आखिर तो घर का काम ही करना है। ये सारे छात्र एवं छात्रा के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय क्या है? छात्राओं को छात्रों के समान अधिकार देना, छात्राओं को छात्रों के समान कार्य के समान अवसर उपलब्ध करना, छात्राओं को छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता की समानता उपलब्ध कराना। ये सारे सही हो जाएंगे। 1 का 4, दैट्स राइट। दूसरा है, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती है। लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती है। पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ये रूढ़िबद्ध भूमिकाएं अदा किया जा रहा है यहाँ पे, तो 2 का हो जाएगा आंसर 3। पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचाती है, लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है, तो 3 का 3 आंसर हो जाएगा, 3 नंबर। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होता है, यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। 4 का 2 नंबर, 4 का 2 नंबर। 5, स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहता है, जबकि पुरुष गणित एवं तर्क योग्यता में अधिक योग्य होते हैं। यह कथन है, यह जो है लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। 5 का 2, लड़कियों को घर के कामकाज में अधिक ध्यान देने के लिए कहना डैश को दर्शाते हैं, रूढ़िबद्धता। 6 का 1, 6 का 1 ऑल